हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशल टेस्ट होने वाला है। जो हमने अभी तक पढ़ा है उनसे ही हम क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। ये टॉपिक्स आपको यहां पर दिख रहे हैं और आप सभी ने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा और इस टेस्ट के साथ आपको यह पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको याद हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और साथ में आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्योंकि आप तो खुद रिवीजन करते नहीं हो, आपने जो टॉपिक एक बार पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ने का आपका दिल नहीं करता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बेस्ट चीज दूं जिससे सिलेक्शन होता है और जो सही है आपके लिए, आपके पेपर में स्कोर करने के लिए, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊं। तो इसलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ज्यादा समय हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, सिर्फ आपको 10 सेकंड का समय देंगे। उससे पहले आपको आंसर कर देना है। ठीक है जी, फिर आंसर मैं आपको बता ही दूंगा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है अपना कि खालिस्तान की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली, 10 सेकंड हो गए हैं, ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। ठीक है, 10 सेकंड का समय मुझे लग रहा है बिल्कुल कम है आपके लिए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन से 20 सेकंड का दे देंगे। अब ये देखो, तो बताओ, क्योंकि पढ़ा चुका हूं सब कुछ, तो किसकी पालक माता थी? पालक माता क्या होती है? जिस मां ने पाला होता है, जिस मां ने जन्म दिया होता है वो जन्म देने वाली मां होती है, और जिस मां ने पाला होता है वो पालने वाली मां होती है। और मैंने ये भी बताया था कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, ये हमारे धर्म में माना जाता है। तो इसलिए किससे संबंधित हो जाएगा? गौतम बुद्ध से। जो गौतम बुद्ध जी हैं उनकी जो मौसी थी, गौतमी मौसी, ठीक है, प्रजापति गौतमी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो वो हो जाएगा, उन्होंने क्या चुना था? भिक्षुणी के रूप में चुना था। या बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? वो भी गौतमी मौसी ही थी। तो आशा करता हूं सभी ने इसको बिल्कुल सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं और अपना जो टाइमर है उसको सेट करते हैं। भाई अब 20 सेकंड का समय आपको देते हैं, आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। 20 सेकंड का समय आपको यहां पर दिया जा रहा है, देख सकते हो कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहां प्राप्त किया था? जो भगवान महावीर थे उन्होंने मोक्ष कहां पर प्राप्त किया था? बताओ, जल्दी आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। भगवान महावीर है वो कौन से धर्म से थे? जैन धर्म से थे। ठीक है जी, तो ये अपना यहां पर समय समाप्त हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी। पावापुरी में है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और ये पावापुरी कहां पर है? बिहार में है। बिहार में है पावापुरी। यहां पर जो भगवान महावीर जी हैं उनको क्या हुआ था? मोक्ष प्राप्त हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। मुझे नहीं लगता टाइमिंग की आपको जरूरत है। ठीक है, टाइमिंग तब चलती है जब थोड़ा समय हम बहुत ज्यादा लें। फिर 1 मिनट का समय लेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है इसका। आप कीजिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी लिखी थी? यानी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसने लिखी थी, अपने को बताना है। तो बताइए, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, पता है सभी का आंसर आ गया होगा। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और जिसी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये कौटिल्य चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? यह था मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है जी, तो सारी की चीजें आपको रिवीजन हो गया होगा। तो अर्थशास्त्र है, और जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? ये राजनीति के बारे में इसमें बताया गया है
की जो राजनीतियां होती हैं उनके बारे में इसमें बताया गया कि किस तरीके से शासन है उसको चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। बताइए सभी स्टूडेंट की मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, 20 में पूछा गया, 21 में, 22 में, 23 में, ऐसे क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जो मौर्य वंश का अंतिम राजा हो जाएगा वो हो जाएगा बृहदर्थ, जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। देखो आपको आंसर करना है, कितने आप सही कर पाते हो कितने गलत कर पाते हो सभी को काउंट करना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बृहदर्थ हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम राजा। पहला राजा कौन था जो पूछा जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। दूसरा राजा कौन हो जाएगा, बिंदुसार। तीसरा हो जाएगा कौन हो जाएगा, अशोक। सबसे महान कौन था, अशोक था। ठीक है, बौद्ध धर्म किसने अपनाया था, अशोक ने अपनाया था। बृहदर्थ अंतिम राजा था और इसको इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने मार दिया था और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का संस्थापक भी पुष्यमित्र शुंग को ही माना जाता है। ठीक है जी, याद हो गया। चलो याद क्या हो गया, आंसर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, ये आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसके बदले में हम लास्ट में एक क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इसको लास्ट में लगाना था, ये पहले लग गया, कोई बात नहीं, याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के में देखो 2022 में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइडेस्पीच की लड़ाई किन दो राजाओं के बीच में हुई थी। जो हाइडेस्पीच है उसकी लड़ाई कौन से दो राजाओं के बीच में हुई थी, तो यह हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच में यह लड़ाई हुई थी। कौन सी नदी के किनारे हुई थी यह भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो झेलम नदी के किनारे हुई थी। और ऐसा माना जाता है पोरस है इसमें विजेता बना था। जो सिकंदर है वो हर जगह जीतता हुआ आ रहा था, तो उसके विजयी रथ को रोकने वाला कौन था, पोरस था। ये हमारे भारत का शासक है वो माना जाता है। ठीक है, जाट समाज का शायद माना जाता है इसको। ठीक है, और देख लेना भाई क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, कहां हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था। और बता देना अगर कोई अपडेट हो तो बता देना, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, आप उसको छोड़ देना, उसके बदले में मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन करवा दूंगा। बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं और अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है। तो आपको बताना है ये कौन से काल से संबंधित हो जाएंगी। तो ये जो चट्टानें हैं ये मौर्य काल से संबंधित है। किससे, मौर्य काल में। और ज्यादातर ये जो गुफाएं बनाई गई थी, बराबर की गुफाएं, ये ज्यादातर बनी थी अशोक के शासनकाल में, और कुछ इसके जो पोता था दशरथ उसके शासनकाल में बनी थी। ठीक है, इन दो के शासनकाल में ये बनी थी। ठीक है जी, अशोक है मौर्य वंश का सबसे बड़ा शासक था। अब चलो मुगल वंश का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया था। यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बाबर को कहां पर 1530 में पहली बार दफनाया गया था, बताओ। तो यह आपका हो जाएगा पहली बार क्या होगा, आंसर आगरा हो जाएगा। पहले इसको आगरा में दफनाया गया था बाबर को, उसके बाद वहां से निकालकर काबुल में इसको दफनाया गया था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में बाबर की जो कब्र होती है वो कहां पर है, तो वो हो जाएगी काबुल में। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि पहली बार उसको कहां पर दफनाया गया था, तो वो हो जाएगा आगरा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, वर्तमान में काबुल में है और ये काबुल कहां पर है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में है। और आगरा तो आप सभी जानते ही होंगे, आगरा का ताजमहल। ठीक है जी, चलो
निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शंस देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से किसे हिंदुस्तान संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का? राजा मानसिंह है, वो नहीं था भाई, उस धुनें वगैरह तैयार नहीं करता था। टोडरमल है, वो भी नहीं करता था। बीरबल है, वो भी नहीं करता था। तानसेन के बारे में आप जानते ही होंगे, तो तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और ये किसके काल में थे? किसके शासन काल में थे? अकबर के शासन काल में थे। अकबर के 9 रत्नों में से थे ये। अकबर के पास 9 रत्न थे, उसमें से थे ये। ठीक है, तो तानसेन किससे संबंधित हो जाएगा? ये संगीत से हो जाएगा। तो इन्होंने कई राग है और धुनें है वो तैयार करी है। ठीक है, बहुत अच्छे संगीतक माना जाता है इनको। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो मैं आपको बार बार करवा चुका हूं। टेस्ट ले रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए ना जिसमें आपकी समझ काम करे। रटे रटाई क्वेश्चंस तो आपको याद है, इनमें देखो आपकी समझ काम करेगी। बताओ अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। अभी हमने बात की थी तानसेन जी ये संगीत से थे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संस्कृति मंत्री, यानी कि ये संस्कृति को संभालते थे, संगीत वगैरह को संभालते थे। राजा टोडरमल हैं, ये टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स। ठीक है, और जो राजा मानसिंह है ये कौन था? कि जो मुगल सेना थी, मुगल सेना का ये प्रमुख था, मतलब उस सेना में कुछ अध्यक्ष के पद पे था। ठीक है, एक सेना का अध्यक्ष था ये। बीरबल कौन है? बीरबल आप सभी जानते हो, दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति था बीरबल। तो ये आपका राजस्व मंत्री वाला कौन सा हो जाएगा? टोडरमल। राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है टैक्स। ठीक है, राजस्व क्या बोला जाता है? टैक्स को बोला जाता है। ठीक है, और बीरबल के बारे में भी पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा आपका? बीरबल कौन था? ये था विदेश मंत्री। ठीक है, क्योंकि जो स्मार्ट आदमी होते हैं वो बाहर के कामों को संभालते हैं, तो विदेश मंत्री हो जाएगा। ये चारों के बारे में पूछा जाता है, चारों मैंने आपको बता दिए हैं। तो राजस्व मंत्री कौन हो जाएगा? टोडरमल। राजा टोडरमल है, वो पैसे इकट्ठे करने का काम था, वो टोडरमल जी का था। चलो अगला क्वेश्चन आपका कि मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी कब दी गई थी? जो मंगल पांडे जी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। कहां से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। ठीक है, मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, मेरठ से 1857 की क्रांति की। तो जो मंगल पांडे जी हैं उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि गाय और सुअर की जो चर्बी लगे कारतूस थे, इसकी वजह से, ठीक है, वो इसके तत्कालिक कारण थे। तो जो मंगल पांडे जी है इनको फांसी कब दी गई थी? फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? तो 29 मार्च 1857 आपका आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857, क्योंकि इन्होंने जो 2 सैनिक थे उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है जी, 29 मार्च। और ये क्या हो जाएगा? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के थे ये। और वो बटालियन कौन सी थी? बैरकपुर में थी वो बटालियन। बटालियन का नाम मैंने आपको बता दिया है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। ठीक है, याद हो गया सब कुछ, रिवीजन हो गया एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 मार्च 1857। आशा है सभी ने बिल्कुल सही किया होगा। चलो, और इस जो 1857 की क्रांति, इसका नेता किसे चुना गया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को, जो अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, और उसको कहां पर भेज दिया गया था? रंगून में भेज दिया गया था। रंगून, म्यांमार, बर्मा, उस समय बर्मा था, अभी म्यांमार जिसका नाम है, वहां पर उसको भेज दिया गया था। यह भी अपने को याद रख लेना है। 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ जब भारत के गवर्नर जनरल थे। तो बताओ, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह, मैंने आपको बताया था ना कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैनिंग है उस समय का गवर्नर जनरल था। ठीक है जी, बात समझ में आ गया।
और उसके बाद क्या होने लग गया, वायसराय बनने लग गए। ठीक है, वायसराय आने लग गए थे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, ये हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा था या जो गांधी युग हमने पढ़ा था उससे ये क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी जी के साथ पूना समझौते पर बातचीत कब की, बताओ। पूना पैक्ट याद करवाया था आपको, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, आंसर कीजिए, किसके बीच में हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1932 में। ठीक है, 1932 में। यहां पर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है, इसी समय में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी और यह स्थापना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि सभी सोचते हैं कि हरिजन से रिलेटेड शब्द आ गया तो अंबेडकर जी कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। पूना पैक्ट या पूना समझौता जिसको बोला जाता है, ये 1932 में महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ओके जी, चलो अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो 2022 में सीजीएल में पूछा गया है। तो जो करो और मरो का नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कौन से आंदोलन में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया था। और यह भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। यह भी अपने को याद रख लेना है। महात्मा गांधी जी का करो या मरो नारा के अलावा दिल्ली चलो का नारा है, यह भी काफी प्रसिद्ध है, दिल्ली चलो। ठीक है, क्योंकि ये एक आंदोलन के रूप में था, व्यक्तिगत आंदोलन या दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी आता है। मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए ताबूत की कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय जी का है, वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है जी, आगे देखो, सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी जी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। तो वो कौन सा आंदोलन था, बताना है कि जो महात्मा गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, जो सत्याग्रह कर रहे थे, तो सरोजिनी नायडू जी ने बोला कि इस आंदोलन में हमें महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। तो वो आंदोलन कौन सा था ये अपने को बताना है। बताइए, सरोजिनी नायडू जी के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रथम भारतीय क्या हो जाएगा, प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, इनको भारत की कोकिला भी बोला जाता है, कोकिला। ठीक है, भारत की कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है, यह भी हमने पढ़ा था। तो इन्होंने राजी किया था महात्मा गांधी जी को। आंसर आप सभी का आ गया होगा, नमक सत्याग्रह के समय में। जो ये नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। और दांडी पहुंचकर इसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह या इसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। जब ये दांडी पहुंचे, वहां पर पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। तो नमक सत्याग्रह के लिए इन्होंने इकट्ठा किया था। और कब नमक तोड़ा था, नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे। और मैंने याद करवाया था कि इसी दिन इनको पता चल गया कि 20,000 लोग इकट्ठे हैं तो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो 6 अप्रैल को ही कौन सा आंदोलन शुरू किया था इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर यह पूछा जाए कि महिलाओं ने कौन से आंदोलन में भाग लिया, ऑप्शंस में नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च है तो ये कर देंगे। कभी कभी ये नहीं देता, एग्जामिनर स्मार्ट बनता है
तो फिर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी, क्योंकि ये आंदोलन था बहुत अच्छा था। शुरुआत कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। बात समझ में आ गया। और इसका मतलब क्या था कि हम आराम से जो भी आप बोलोगे उसको मना करेंगे, अवज्ञा करेंगे। जो भी आप आज्ञा दोगे हम उसकी अवज्ञा करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। ठीक है जी। चलो, असहयोग आंदोलन के बारे में याद क्या करवाया था कि 1920 से 1922 में यह शुरू हुआ था। ठीक है, और 1922 में इसको रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था, 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था। ठीक है, चलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला स्तर आयोजित कब किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम इसका जो अध्यक्ष बना था वो कौन सा था? ये जो आपका अधिवेशन हुआ उसका व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, सब कुछ आपको याद करवा दिया दोबारा से, तो आंसर भी आप सभी का आ गया होगा कि जो पहला सत्र था वो कहां पर हुआ था? बॉम्बे में, जिसको बंबई या इसी को मुंबई भी बोला जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? इंपॉर्टेंट। चलो, आंसर सभी ने कर दिया होगा। आंसर कर रहे हो ना, मजा आ रहा है ना टेस्ट देके? सही आ रहे होंगे आंसर, मुझे पता है। जो कंटिन्यू पढ़ रहा है ना, मोस्टली उसके क्वेश्चन सही आ रहे होंगे। हाँ, कुछ मैंने नई तरीके से नए लैंग्वेज के क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि आपकी समझ है वो इंक्रीज हो, कि क्वेश्चंस सीधे सीधे नहीं तो थोड़े थोड़े ऐसे भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? ये अपने को बताना है। बताओ। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें नरम दल और गरम दल दो बन गए थे। कुछ लोग शांति से काम करना चाहते थे, कुछ लोग अपने जैसे उग्र थे, युवा थे। तो इनका जो विभाजन हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका हुआ था 1907 में। 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था और 1916 में इनका समझौता हो गया था। और यह समझौता कौन सा था? इसको लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ समझौता। ठीक है, और लखनऊ समझौते के बारे में हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था, वो क्या था? आप सभी कमेंट करके बताओगे कि एक चीज का समझौता और हुआ था लखनऊ समझौते में, कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो याद हो गया कब हुआ था? 1907 में। जिनको याद था ठीक है, नहीं याद था तो अब याद हो गया होगा। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के कौन अध्यक्ष बने थे? देखो, कल मैंने एसएससी जीडी का क्वेश्चन करवाया था, वो अलग तरीके से था। उसमें नाम दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सा अधिवेशन था, तो उसका आंसर बेलगांव अधिवेशन था। यह भी एसएससी एमटीएस का ही है, एसएससी का ही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा उल्टा पूछ लिया गया है कि इसमें पूछा है कि अध्यक्ष कौन था, तो बताओ। अरे याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था कि एकमात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सिर्फ एक अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, एम के गांधी, एम के गांधी। एम के गांधी का मतलब क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मैंने आपको बताया था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इन्होंने बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष ये बने थे। उनकी अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1924 में, यह भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है जनगणना से आपका, कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई? आप सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई। तो आंसर कीजिए आप, तब तक मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि भारत की जो पहली जनगणना है, ठीक है, वो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और जो जहां से कंटिन्यू लगातार हमारी जो जनगणनाएं होना शुरू हुई हैं, वो कब हुई थी? 1881 में। इससे 9 साल बाद, 9 साल के बाद 1881 में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है जी, ये 9 साल में थी और यहां से फिर कंटिन्यू कर दिया गया 10 साल, हर 10 साल के बाद हुई है।
ठीक है, हर 10 साल के बाद हुई है। तो पहली जनगणना तो ये थी, लेकिन कंटिन्यू जनगणना शुरू है हमारी यहां से हुई है। तो बताओ कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? आंसर आ गया होगा सभी का, तो यह आपका हो जाएगा 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार, और अगर अनियमित पूछे तो ये हो जाएगा, नियमित पूछे तो ये हो जाएगा। ये भी अपने को याद रख लेना है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कहां से हुई, अनियमित जनगणना की शुरुआत कहां से हुई। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर था? यह आपने को बताना है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति आएंगे। 2011 के अनुसार करना है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह नहीं हो पाई है, ठीक है। और इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि पहली बार जो तीसरा जेंडर है उसको जोड़ा जाएगा। पहले क्योंकि महिला और सिर्फ पुरुष थी, तो तीसरा जेंडर जोड़ने की इसमें बात हुई है, लेकिन ये अभी तक नहीं हुई है। अब पता नहीं कब होगी, 2024 तो आ गया है भाई, ठीक है। 21 में होनी थी। बताओ, आंसर कर दिया होगा सभी ने, तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा 382, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इसको याद करने का तरीका बताया था कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा होगा। अब तो आंसर कर दो। और लिंगानुपात क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल है उसको लिंगानुपात बोला जाता है। तो सबसे अधिक पूछा है तो ये केरल में हो जाएगा। सबसे अधिक कहां पर है? केरल में है। और सबसे कम कहां पर था? 2011 के अनुसार हरियाणा में था, ठीक है। केरल में और हरियाणा में। हरियाणा का कितना था? 1879 था शायद, और केरल का कितना है? 943 था, ठीक है। वैसे एक बार चेक कर लेना, बाकी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चेक कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो। वैसे सही है शायद, 879 943 बिल्कुल सही है, ठीक है। हो तो देख लेना। चलो अब 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया। एक क्वेश्चन अपना वहां पर छोड़ा था हमने, एक्स्ट्रा था, आप इसका करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कि क्या है कि लोयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के खालिस्तान की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? बताओ। लोयन कैपिटल याद आया? लोयन मतलब, पहले हिंदी करो इसकी फिर समझ में आ जाएगा। शेर, शेर 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 किससे संबंधित है? तो ये पहले उपदेश से संबंधित है। कहां? सारनाथ। सारनाथ आपको पता होगा, जो हमारे संविधान में लिया गया है ना, जिसमें 4 शेर हैं, आगे पीछे दाएं बाएं 4 शेर हैं, वो सारनाथ से लिए गए, सारनाथ के स्तंभ से लिए गए हैं। ये भी एग्जाम में आता है। इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था, ठीक है जी। तो ये अपना यहां से हो जाएगा। और कुछ है तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो हो गया है, ठीक है। 4 शेर थे, वो शक्ति का, साहस का, गर्व का, आत्मविश्वास का प्रतीक था। ये भी चारों याद रख लेना, ठीक है, अगर आए तो एग्जाम में। तो यहां पर अपना समाप्त होता है। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है। देखो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था जो हमने नहीं पढ़ा था, वो मैंने आपको करवा दिया है। 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। मुझे पता है आप बोल रहे होगे सर जी कम ही क्वेश्चंस का आपने टेस्ट लिया है। भाई आपको पता होगा तो हम पहले भी इसका एक टेस्ट ले चुके हैं, ये दूसरा टेस्ट था, तो ज्यादा क्वेश्चंस रखने का कोई मतलब नहीं था। बस आपका एक बार रिवीजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको याद है, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो कमेंट करके बताना 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है जी। बाकी सारी चीजें आप कर ही दोगे। और जो नया स्टूडेंट आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपके लिए, आपके फायदे के लिए जो चीज बेस्ट होती है वो सब कुछ यहां पर करवाया जाता है जीके जीएस में, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं कल इसी समय। और टेस्ट में कितने आए हैं बता देना। और मुझे आशा है 17, 18, 19, 20 सभी ने किए होंगे। जिसने नहीं किया इसका मतलब आपने बिल्कुल क्लास नहीं देखी,
आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट देखो और फिर आप इसमें 20 के 20 भी कर दोगे। ठीक है जी, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वरना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।